मेरा नाम चंद्ररेखा गुलाबानी है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। 98 में मेरा ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के दौरान और इलाज के दौरान अपनी तकलीफ़ से जो मैं गुज़री, उससे ज़्यादा मैंने दूसरे लोगों की तकलीफ़ देखी। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि मरीज़ों की बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मेरी भी समस्या थी। बहुत से सवाल होते हैं एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के बाद में। उसको एक बॉडी इमेज होती है, उसके शरीर को पूरा करने के लिए ब्रा प्रोस्थेसिस की ज़रूरत होती है, जो इंडियन कैंसर सोसाइटी देती थी। उसी के रहते मैं इनसे मिली। यहाँ आके पता चला कि पैसा भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ढूंढते ढूंढते मैंने देखा कि इनकी फाइनेंशियल एड के लिए क्या किया जाए, आर्थिक सहायता कहाँ से मिले। तो मुझे पता चला कि सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ कैंसर के मरीज़ बल्कि कोई भी इंसान जो घातक बीमारी से दुखी है, घातक फैटल डिजीज़ से तड़प रहा है, उसको बहुत सारे रास्ते गवर्नमेंट ने दिए हैं। सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री राहत कोष, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में से आदमी पैसा ले सकता है और दिल्ली के अंदर 13 हॉस्पिटल है जिसके मरीज़ इसके लिए योग्य हैं और इसमें आवेदन दे सकते हैं। दूसरी योजना है राष्ट्रीय आरोग्य दे, नेशनल इलनेस फंड। पूरे देश में नेशनल इलनेस फंड के लिए भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आवेदन दे सकते हैं। तीसरी योजना है दिल्ली आरोग्य निधि। इसके लिए सिर्फ दिल्ली के नागरिक ही दे सकते हैं। उसे कम से कम पिछले 4 साल से दिल्ली का नागरिक होना चाहिए, उसका सबूत उसके पास, प्रमाण उसके पास होना चाहिए, तो उसे मिल सकता है। चौथा है स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन आवेदन फंड, जिसे कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रेशनरी कोटा। हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका एक अपना कोटा होता है जिसको वो सही समझें और जहाँ ठीक लगे वहाँ वो धन दे सकते हैं। उसके बाद है मुख्यमंत्री राहत कोष। हर राज्य के मुख्यमंत्री के पास कुछ एक निर्धारित राशि होती है जिसको वो कैंसर के मरीज़ों के लिए खर्च कर सकते हैं। विशेष तौर पर स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर, जिसे ओरल कैंसर कह सकें, उसके ऊपर खर्च किया जा सके। उसके बाद बहुत सारे NGO हैं, वो भी जो है सहायता करते हैं अपने लेवल पर थोड़ा थोड़ा। अंबेडकर फंड भी है एक, जो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, मगर वो सिर्फ ऑपरेशन के लिए उन्हें धन मिलता है। उसमें ऑपरेशन से कम 15 दिन पहले आवेदन पत्र चला जाना चाहिए और पहले उनको जो है 75% पहले मिलता है ऑपरेशन से पहले, और बाकी का उनको कुछ राशि ऑपरेशन ख़त्म हो जाने के बाद मिलती है। तो ये तीसरी योजना है। किसी भी सरकारी योजना में अगर आप आवेदन पत्र देते हो तो आपके पास कुछ जो है दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक तो डॉक्टर की तरफ से एस्टीमेट होना चाहिए। हर डॉक्टर के पास एक फॉर्म होता है जो पहले से उसके पास होता है। आप अगर डॉक्टर से कहें तो आपके डॉक्टर वो फॉर्म आपको भर के देंगे, जिसमें वो पूरा ब्यौरा देंगे कि आपके इलाज पे क्या क्या खर्चा होगा और कितना कितना होगा। उसके ऊपर डॉक्टर के साइन होते हैं और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल के होते हैं उनके साइन होते हैं। दूसरा दस्तावेज ये होता है कि आपके पास एक ID प्रूफ हो, आप भारत के रहने वाले हैं, उसका एक प्रमाण हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे आपस आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, एक सबूत होना चाहिए कि आप यहाँ के नागरिक हैं। एक आवेदन पत्र होना चाहिए। आप गूगल से, वेबसाइट से एक आवेदन पत्र की कॉपी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसमें पूरा अपना ब्यौरा लिख के भेज सकते हैं। एक अपना आय प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा कि आप कितनी आय में हैं, क्योंकि ये सारी सहायता कम जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हैं, तो वो प्रमाण पत्र देना पड़ता है साथ में। और उसके ये सारे जो कागज़ हैं, अगर आप, और उसके साथ एक फ़ोटो मरीज़ के साथ देनी होती है। अगर ये सारी चीज़ें आप जमा करवा देते हो, लेकिन जिस दिन आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं उससे पहले का खर्चा आपको नहीं मिलता। जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं उस दिन से आप जो भी खर्चा करते हो रसीदें संभाल के रख लो। जिस दिन आपका बिल पास होके आएगा उस दिन आपको वो सारे जो खर्चे हैं आपको रिएम्बर्स हो जाएंगे। जिस दिन आप अपना आवेदन पत्र देते हैं पूरे अपने दस्तावेज दे करके, उस दिन से अगर वो आपका पास हो जाता है फॉर्म,
तो आपको खर्चा मिलना शुरू होता है, उससे पहले का खर्चा आपको नहीं मिलता। इसलिए जो भी आपने जमा कराया है उसको रिसीव्ड करके उसकी कापी अपने पास रखें, ताकि ये सबूत हो कि आपने उस दिन आवेदन पत्र दिया था। और सारे दस्तावेज़ की एक एक कापी ज़रूर रखें। अगर कल को कोई कागज़ इधर उधर होता है तो आपके पास एक और कापी होनी चाहिए देने के लिए। और जितनी रसीदें जो भी आपने खर्चा किया अपने इलाज पर, उसकी रसीदें संभाल के रखें, और वो आपको बाद में पैसा मिल जाता है। और वो पैसा आपके पास नहीं आता, जिस अस्पताल में आप इलाज करवा रहे हो वो पैसा वहाँ आता है और वो आपके इलाज पे खर्च किया जाता है वहीं से वहीं, और इस तरह आपका खर्चा उठाया जाता है। एक बात और ध्यान रखने की है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, उनको पूरा खर्चा मिलता है, मगर दूसरे लोगों को आधा ही खर्चा इसमें से मिलता है। जब हम कहते हैं कि सरकार पूरा खर्चा देती है, तो वो पूरा खर्चा वही होता है जो डॉक्टर ने एस्टिमेट बना के दिया है कि इतना खर्च होगा। मान लो डॉक्टर ने आपको 3 लाख लिख के दिए, सरकार ने आपके 3 लाख पास कर दिए, लेकिन अगर आपका खर्चा 3 लाख से ऊपर हो गया तो ऊपर का खर्चा आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका खर्चा उस 3 लाख से कम होता है तो बाकी का पैसा वापस सरकार के पास चला जाता है। इसके अतिरिक्त एक और फंड है, हर राज्य के पास कुछ धनराशि दी जाती है जो अपने राज्य में वो खर्च कर सकते हैं। वो कुछ कुछ अस्पतालों में दी है। दिल्ली में एम्स के अंदर IRCH में ये स्टेट फंड दिया गया है। इसके अलावा चैरिटी फंड्स, चैरिटी बेड्स के नाम से भी एक संस्था है जो एक और काम चलाती है। सरकार ने जिन जिन अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को सब्सिडी यानी कम दाम पे ज़मीन दी है, उसके बदले में ये शर्त रखी है कि वो 25% OPD और 10% जो हैं इनडोर के जो पेशेंट हैं उनका मुफ्त में इलाज करेंगे, इसीलिए उनको सस्ती ज़मीन मिली है। लेकिन इस बात का ज्ञान ज़्यादातर लोगों को नहीं होता। उसके अलावा कई ट्रस्ट हैं जो कि कैंसर के मरीजों की मदद करते हैं। तो इस तरह बहुत से रास्ते हैं धनराशि पाने के, और वो धनराशि आप पा सकते हैं